नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ रचना नितेश। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, IBC 24 के ड्राइवर से चाकू मारकर लूटपाट की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि मोवा रेलवे अंडरब्रिज के पास ये वारदात हुई है। 4 अज्ञात लुटेरों ने मोबाइल और कैश ड्राइवर से लूटा है। घायल वाहन चालक अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। जांच में पंडरी थाना पुलिस जुट चुकी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लॉकडाउन के वक्त IBC 24 के ड्राइवर से चाकू मारकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। मोवा रेलवे अंडरब्रिज के नीचे ये घटना हुई है। 4 अज्ञात लुटेरों ने मोबाइल और कैश लूटा है। घायल वाहन चालक इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। वहीं पंडरी थाना पुलिस जो है वो जांच में जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, क्या कुछ पूरा मामला, क्या जानकारी? वैसे देखिए, पूरी घटना जो है ये देर शाम करीब 6:30 साढ़े 7 बजे के आसपास की घटना बताई जा रही है, जहाँ पे एक युवक है सोनू बाग, 24 साल का, एक निजी चैनल में काम करता है, वहाँ पे गाड़ी चलाता है। वहाँ से जब ये अपने ड्यूटी खत्म करके, क्योंकि आज बच्चे का जन्मदिन था, तब ये रेलवे अंडर ब्रिज जो है वहाँ से गुजर रहा था। तभी 4 युवक जो लुटेरे थे वो बैठे हुए थे और इससे बोला कि एक फोन करना है, ये फोन दे। तो इसने मना किया कि मेरे बच्चे का जन्मदिन में जल्दी में किसी और को देख ले। तो उन्होंने बोले देता है कि नहीं देता है, उसने छीन के और चाकू मारा है। तो वो उसके पेट के नीचे से लगा है और काफी अंदर चोट उसकी आई है। तो अभी उसको जो इलाज के लिए मेकाहारा लाया गया है और अभी मौके पे जो है क्राइम ब्रांच समेत जो वहाँ पे पंडरी थाना पुलिस वो मौके पे। लेकिन यहाँ पे ये पूरी घटना जो है पूरी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ी करती है, क्योंकि एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है और लोगों को घर से निकलना मना है। वहीं पे जो है खुलेआम ये लुटेरे जो हैं शहर में घूम रहे हैं और लोगों से चाकू मारकर लूट रहे हैं। तो कुल मिला के जो वहाँ पे अगर और बात करें तो वहाँ पे जो रेलवे का जो एक अंडर ब्रिज है वहाँ पे लाइट भी अमूमन बंद हो रहती है वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से उसको बनाया गया है वो काफी उस पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा को लेके कोई भी वहाँ पे व्यवस्था नहीं की गई है। लाइट जो है वहाँ पे लाइट हमेशा बंद रहती है, कोई भी उसमें देख रेख नहीं होती है। और वहाँ से देर रात जो है वहाँ पे महिलाओं का और बच्चों का निकलना काफी दिक्कत है और आम आदमी वहाँ से निकलने में काफी उसको तकलीफ होती है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि जो एक अंडर ब्रिज है वहाँ पे काफी अंधेरा है और काफी लंबा ब्रिज होने की वजह से वहाँ पे लोग जो हैं वो काफी अपने आप को असुरक्षित करते हैं। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पे दिन दहाड़े भी वहाँ पे वारदात की कोशिश की गई है। हालांकि इसकी शिकायत थाने में नहीं होती है, लेकिन ये बड़ा सवाल यहाँ पे इस बात को खड़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान एक युवक को चाकू मारकर लूट लिया जाता है, उसका मोबाइल और उसके पैसे जो हैं वो लूट लिया जाता है। अभी फिलहाल जो है वो युवक जो है सोनू बाग वो अभी जेर इलाज है और अभी उसकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे एक पूरी सुरक्षा व्यवस्था पे लगता है। जी, निश्चित तौर पर ये राहत की खबर कि युवक की हालत स्थिर है, लेकिन इसके साथ साथ वाकई में ये सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भले ही लॉकडाउन है शहर में, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी मीडिया कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है और ऐसे कई लोग हैं जो इस वक्त भी काम कर रहे हैं ताकि व्यवस्थाएं चलती रहें, और उनकी सुरक्षा किसके हाथ में है, ये बड़ा सवाल है। तहसील, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो लोग जो है काम कर रहे हैं, जो फ्रंट वॉरियर हैं, वो लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग अपने घर भी जा रहे हैं, घर से आ भी रहे हैं, अपने आप को खतरे में डाल के वो काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये लुटेरे जो बेखौफ घूम रहे हैं, क्योंकि हालांकि पूरे जगह पे चेक पोस्ट जरूर बनाए गए हैं, वहाँ पे पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, लेकिन कोई भी पुलिसकर्मी किसी भी गाड़ी को, किसी भी व्यक्ति को रोक के ये नहीं पूछ रहा है कि लॉकडाउन चल रहा है, आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि लॉकडाउन के दौरान कोई किसी से नहीं पूछ रहा है, गाड़ियां आवाजाही जा रही हैं, उसके बाद लोग पैदल चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था जो है वो पूरी तरह उसमें कई सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये जो बड़ी वारदात हुई है निश्चित तौर पे एक बड़ी चिंतनीय विषय है, क्योंकि ये जो है बहुत ही शहर के बीच इलाका है और थाने से तकरीबन 700 मीटर की दूरी पे ये घटना स्थल में है। और ये जो युवक है अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था बच्चे के जन्मदिन मनाने, लेकिन तभी ये एक बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल पूरे व्यवस्था पे ये खड़ा करती है। जी, निश्चित तौर पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन।
विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच कृषि बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है। इसी के साथ कृषि सुधार का नया कानून अब बन गया है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक के जरिए संघीय ढांचे को चोट पहुंचाया है, क्योंकि कृषि के संबंधित कानून राज्य सरकार का विषय है। इस बिल में किसान को टेंडर बताया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि अगर कृषि को व्यापार की श्रेणी में लाया जाएगा तो हो सकता है कि कल इस पर टैक्स भी देना पड़े। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पिछले दरवाजे से इस बिल को लेकर आई है और इसका नाम बदलकर राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। भूपेश बघेल का कहना है कि किसानों को कभी भी अपने उत्पाद कहीं भी बेचने की मनाही नहीं थी और इसीलिए इसमें कुछ नया नहीं है। वहीं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सीएम ने श्रम कानून पर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि राज्यों को के बिना विश्वास में लिए इस बिल को पास किया गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हालांकि इस पर कहा कि किसानों की आय वृद्धि और बिचौलियों से मुक्ति वाले कृषि बिल पर कांग्रेस दलगत राजनीति से बाज आए। केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकार को कुठाराघात करते हुए ये दूसरे रूप में इस बिल को लाया है, जिसका हम विरोध करते हैं। ये कहा जा रहा है कि किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपने उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। भंडारण के आपने छूट दे दी है तो फिर कोई भी व्यक्ति कितने भी अनाज, दलहन, तिलहन वो अपने गोदाम में रख सकता है। इसका अर्थ ये है कि जब सीजन आएगा फसल के तो सस्ते दर पे व्यापारी खरीदेंगे और फिर कुछ लोग हैं देश में अनाज के, दलहन के, तिलहन के रेट तय करके मनमाने दाम पर बेचेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के किसानों के लिए ऐसे कानून लेकर के आए हैं कि अब बिचौलिए से किसान मुक्त हो गए हैं। इसके पूर्व बिचौलिए के कांग्रेस लगातार किसान बंधन में जकड़े रहे, बीज के पैसे उनके बिचौलिए खा जाते थे। विश्व पर्यटन दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन के दृष्टिकोण से कई ऐसी जगह है जो हमें गौरवान्वित करती हैं। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की पूरी कोशिश है कि वर्तमान समय में अपने घरेलू और स्थानीय पर्यटन को विकसित कर बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के साथ साथ होटल और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में भी मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए रायपुर IHM में ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम ने कहा कि कोरिया से सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाया जा रहा है, जो देश और विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन जगहों को उच्च स्तर की सुविधाएं दी जाएंगी। राज्य में पर्यटन विकास के साथ होटल एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मानव संसाधन की कमी को पूरा करने के लिए रायपुर के IHM में प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी सत्र से प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ में पर्यटन विकास की महत्वपूर्ण कड़ी में कोरिया से लेकर सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश विदेश के पर्यटकों को उच्च स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एनसीबी की कार्रवाई पर तंज कसा है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 50 ग्राम गांजा पकड़ने की चर्चा पूरे देश में है, जबकि हमारे यहां आए दिन कई क्विंटल गांजा पकड़ा जाता है जिसकी कोई चर्चा नहीं होती। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एनसीबी का काम 50 ग्राम गांजा पकड़ने का नहीं है, बल्कि ये काम तो एक थानेदार का है। 50 ग्राम गांजा पकड़ लिए, उसके पीछे पूरा देश लगा हुआ है। हमारे यहाँ 10-10 क्विंटल रोज पकड़े जा रहे हैं, तो कोई चर्चा नहीं होती। वो जो 50 ग्राम पकड़ने का काम एनसीबी का नहीं है, वो तो थानेदार का है।
लॉकडाउन को लेकर छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। कौशिक ने कहा कि रायपुर समेत कई शहरों में लॉकडाउन है, पर शहर के बाहर शराब की दुकानें खुली हुई हैं। राज्य सरकार को शराब बिक्री का मोह खत्म नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि शराब पीने के लिए लोग शहर से गांव की ओर जा रहे हैं, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। इसलिए भाजपा ने सरकार से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन करने की मांग की थी। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने नेता प्रतिपक्ष के बयान पर पलटवार किया है। चौबे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को पूरे प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए। कौशिक को राज्य सरकार की मदद के लिए केंद्र को पत्राचार करना चाहिए ताकि यहां की स्थिति को और बेहतर किया जा सके। सरकार को शराब के जो पैसे है उसका मोह छूट नहीं पा रहा है। आज जिस प्रकार से दारू के दुकान के भीड़ के कारण में कोरोना में लगातार वृद्धि हो रही है, तो आपके लॉकडाउन लगाने का फायदा जो मिलना चाहिए वो लॉकडाउन का फायदा नहीं मिलेगा, केवल लोग परेशान होंगे। मुझे लगता है कि आदरणीय धर्म भैया को केवल एक जगह दिखता है। उनको धर्मलाल जी कौशिक छत्तीसगढ़ के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। समग्र रूप से उनको विचार करना चाहिए और केंद्र से जो जो चीज़ की ज़रूरत है उसके बारे में उनको न केवल पत्र व्यवहार करना चाहिए, उनसे जो केंद्र की मदद हो सकती छत्तीसगढ़ के बारे में इस पे भी अपनी राय देना चाहिए। 28 सितंबर यानी कि सोमवार रात 12 बजे रायपुर में घोषित लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे। इससे पहले प्रशासन लॉकडाउन और संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर आगे के लिए निर्णय लेगा। माना जा रहा है कि 29 सितंबर यानी कि मंगलवार से बाजार खुलेंगे, लेकिन इसके साथ ही ये चिंता भी जताई जा रही है कि बाजार खुलते ही सड़कों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ेगी। संक्रमण ना फैले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों समेत डॉक्टर, व्यापारी और चैम्बर के लोग अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। लॉकडाउन यदि खुल रहा है तो प्रशासन की पूरी कोशिश होनी चाहिए समाज सेवी संगठनों और व्यापारी संगठनों के साथ कि सोशल गाइडलाइन का बहुत कड़ाई से पालन हो। आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुले तो हम ये कोशिश करें कि जितनी भी कॉलोनी है या जितने भी आसपास के क्षेत्र में है उसमें फेरी में जो सब्जी बेचते हैं उनको हम प्रोत्साहित करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लोग इन चीज़ों को समझेंगे, एक जगह में भीड़ एकत्रित नहीं होगी। जो अलग अलग टाइम दिया गया था, जैसे किराना वालों को 4 बजे तक था, जनरल वालों को 7 बजे तक था, तो सबका टाइम एक किया जाए। देखिए बढ़ने से क्या होगा कि जो भीड़ एकदम से जो टूटती है वो भीड़ कम हो जाएगी। मेरे हिसाब से अगर व्यापारी कहीं पर भी गलत है और मास्क का उपयोग सही नहीं करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और मास्क पर फाइन को बढ़ाना चाहिए ताकि व्यापारी कुछ समझ सके। लॉकडाउन के दौरान रायपुर के कोविड जांच सेंटरों में सैंपलिंग की संख्या आधी से भी कम हो गई है। खोखोपारा, वीआईपी, चंगोरा भाटा, बिरगांव, शंकर नगर समेत अन्य सेंटरों में हर दिन 60 से ज्यादा सैंपल लिए जा रहे थे, पर अब ये संख्या घटकर 8 से 15 तक ही रह गई है। कालीबाड़ी सेंटर में हर दिन होने वाले 400 से ज्यादा सैंपल की संख्या घटकर 200 से भी कम हो गई है। इससे साफ जाहिर होता है कि लोग भी जांच को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन भी लॉकडाउन के दौरान सैंपलिंग को लेकर लोगों को जागरूक नहीं कर पाया है। शहर के कुछ जांच केंद्रों का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने। लॉकडाउन के दौरान रायपुर जिले में कोरोना जांच की संख्या लगभग आधी हो गई है। आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं कोविड जांच केंद्र का। खोखोपारा में हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ जांच की व्यवस्था है, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हेल्थ वर्कर हमारे साथ है। मैडम, क्या पोजीशन है आपके सेंटर में? सर, अभी तो हमारे यहाँ पेशेंट नहीं आ रहे हैं, 2-3 दिन हो गया है। पहले क्या एवरेज था और अब क्या? 50-60 पेशेंट थे कंटिन्यू। अभी वही 24-25 ऐसा आ रहे हैं रोज। आज 8 पेशेंट आए हैं। तो देखिए 50-60 की संख्या गिरकर 8 तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लोगों को जो है अलर्ट नहीं कर पा रहा है, जागरूक नहीं कर पा रहा है। खोखोपारा के बाद अब आए हैं हम चंगोरा भाटा, और कहीं ना कहीं यहाँ भी वही हाल है। आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर जाँच कराने नहीं पहुँचा है और दोपहर को जाँच केंद्र पूरा खाली हो चुका है। एक स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर है। मैडम, अभी लॉकडाउन में क्या स्थिति है जांच की? सर, अभी तो ज़्यादा कोई लॉकडाउन के कारण आ नहीं पा रहे हैं, तो फिगर आंकड़ा क्या है? पहले क्या था और अब क्या है? पहले 50 अबव चले जाता था, अभी 20-25 ऐसे ही हो रहा है। आज की क्या स्थिति है? आज मेरे पास 15 पेशेंट आए हैं। शहर के सबसे बड़े जांच केंद्र टीबी अस्पताल पे यहाँ आप देख सकते हैं कुछ भीड़ है, लेकिन यहाँ भी वही आलम है। हर दिन पहले औसत यहाँ पर लगभग 400 जांच हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन में इसका आंकड़ा गिर के 200 तक पहुँच चुका है।
तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिला प्रशासन भी लोगों को जागरूक करने में पीछे है, वहीं लोग भी जो है कहीं ना कहीं जांच कराने से बच रहे हैं। तो हम बार बार अपील करते हैं कि लगातार जांच चल रही है। रायपुर में 8 से 10 केंद्र है, आप बाहर निकलिए, जांच कराइए ताकि संक्रमण को रोका जा सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। छत्तीसगढ़ सहित रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने एक नया खुलासा किया है, जिसमें सामने आया है कि रायपुर में लोग कोरोना के 1 से ज्यादा बार जांच करवा रहे हैं। इसमें से 4,334 लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी आ गए हैं। इसमें 2,662 लोग ऐसे हैं जिनका नाम और पता नहीं मिल रहा, जबकि 1,672 लोग ऐसे हैं जिनमें नाम, पता और मोबाइल नंबर आपस में मिल रहे हैं। इन लोगों ने 24 घंटे के भीतर 2 अलग अलग सेंटर से जांच करवाई है। ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो 10 दिन के भीतर जांच करवाए और दोबारा संक्रमित हो गए। इधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रायपुर में इसी वजह से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इससे आंकड़ा 10% बढ़ गया। अब इस आंकड़े के आधार पर प्रदेश के पूरे आंकड़ों में भी ऐसे मरीजों को खंगाला जाएगा। कोई एक व्यक्ति हमारे पास भी आके टेस्ट करा रहा है, वो प्राइवेट लैब से भी जाके टेस्ट करा रहा है और एम्स में भी जाके टेस्ट करा रहा है। इस तरह से एक ही व्यक्ति 3 बार टेस्ट करा रहा है। तो आज की डेट में 2,267 लोग ऐसे मिले जिनका नाम और उम्र मिल रहा है और उन्होंने 2 से अधिक बार टेस्ट कराया है। रायपुर के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जिले में लॉकडाउन का अंतिम दिन सोमवार है। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर कल की बैठक में फैसला किया जाएगा। बैठक में जिले के अधिकारी, व्यापारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। जो उनकी राय होगी वही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री चौबे ने कहा कि 1 हफ्ते के लॉकडाउन से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। रायपुर की जनता ने इस लॉकडाउन का पालन किया है। वहीं प्रदेश के पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार के पास डॉक्टर्स की कोई एक्सपर्ट टीम नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या और वर्तमान में कोरोना के पीक को देखते हुए ये निर्णय एक्सपर्ट टीम लेती। इस तरीके से रायपुर की जनता ने इस पूरे लॉकडाउन को स्वीकार किया और डिस्टेंस मेंटेन किया। हम लोगों को लगा कि इससे निश्चित रूप से कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम लोगों ने सफलता अर्जित की है। कल जिला प्रशासन के साथ और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ थोड़ी बैठ करके चर्चा करेंगे, उसके बाद इसमें निर्णय लेंगे। ना सरकार की कोई रीति नीति है, ना कोई सरकार की सोच है, ना सरकार की कोई एक्सपर्ट टीम है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, एनालिसिस करने वाली टीम, ये सब लोग मिलकर हमको इसमें क्या करना चाहिए, उनकी एडवाइस लेकर इस पर निर्णय करना चाहिए। प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गे का बस्तर संभाग में ही बोलबाला रहा है, लेकिन अब कबीरधाम जिले में भी इसका पालन किया जा रहा है। प्रदेश में ये पहला मामला है जिसमें महिला समूह द्वारा कड़कनाथ मुर्गे का पालन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत इसका संचालन किया जा रहा है। कड़कनाथ के पालन से ग्राम बिरकोना की जय माता रानी महिला समूह इस दिशा में आत्मनिर्भर बन रही है। कड़कनाथ मुर्गा 600 रुपए किलो से अधिक कीमत में बेचा जाता है। इसकी मांग अधिक होने का मुख्य कारण ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अधिक कारगर होना है। जिले के नेवारे स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में से प्रशिक्षण के बाद समूह की महिलाएं बिरकोना में शासकीय गौठान के मुर्गे पालन केंद्र में ही कड़कनाथ का पालन कर रही हैं। सुराजी गांव योजना के तहत ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्थक पहल की जा रही है। महिला स्वयं सहायता समूह है सर, हमन मुर्गी पालन करत हैं और सरकार हमन मुर्गी दे है, ओकरे देखभाल करत है। विश्व पर्यटन दिवस पर रविवार को चित्रकूट पर्यटन स्थल पूरी तरह से वीरान रहा। कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने एक बार फिर आदेश जारी कर पर्यटन स्थलों में भ्रमण पर रोक लगा दी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के नियाग्रा के रूप में पहचाने जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात बरसात के मौसम में अपने शबाब पर है। बता दें कि कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने जिले के सभी पर्यटन स्थलों को आगामी आदेश तक आम लोगों के भ्रमण पर रोक लगाई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24।